गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज का टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। और इस सीरीज में फर्स्ट टॉपिक करते हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन टू इंडिया। सिकंदर का भारत पे आगमन। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जब हो रहा है, किस तरह से वो घटित हुआ, इसको आपने देखना है। और इतिहास को समझने का सबसे बेहतर तरीका है इसको आप कहानी के रूप में समझें। और अगर इससे आज की कुछ चीज़ों को रिलेट कर दें सिर्फ समझने के लिए, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए ये माध्यम है, आप यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि आप इन संस्थानों के माध्यम से या तो मुझसे पढ़ चुके हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप मुझसे जुड़े होंगे। अब इसके अलावा आप स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आप देख रहे हैं सिकंदर का भारत में आगमन, व्हेन अलेक्जेंडर रीच इंडिया। अलेक्जेंडर की हम बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड टाइप देख लेते हैं। तो ये इसका आधार कार्ड टाइप हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, उस समय का आधार कार्ड। तो इसका जन्म 356 ईसा पूर्व, 356 बीसीई आप कह सकते हो। पेला मैसिडोनिया, मकदूनिया हिंदी में कह रहे हैं। ग्रीस से ऊपर एक छोटा सा देश मैसिडोनिया, जिसे मकदूनिया कह रहे थे, और ग्रीस को हम यहाँ यूनान कहते थे। तो इसलिए सिकंदर को यानी अलेक्जेंडर को यूनानी भी कहा जाने लगा। तो जन्म 356 ईसा पूर्व। पिता का नाम किंग फिलिप द्वितीय, माता का नाम क्वीन ओलंपिया। डायनेस्टी एरगिड, रिलीजन ग्रीक, पॉलिटिशियन अलेक्जेंडर तृतीय थे ये। और अलेक्जेंडर खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इनको कहा गया, किस लड़ाई के बाद, ये भी देखते हैं। और ये खुद को देवपुत्र कहते थे, सन ऑफ ग्रीक गॉड जियस। इनकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया उसके बारे में देखेंगे, किस तरह से जीते। अब इनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इनके शिक्षक का नाम भी पता होना चाहिए। और अगर इनके खुद के नाम की बात करें, इंग्लिश में अलेक्जेंडर कह रहे हैं इन्हें। और उस समय की हम बात करें, संस्कृत में भारतीय जो इतिहास के स्रोत है ये बताते हैं कि इसको अलकशेंद्र कहा जाता था, अलकशेंद्र। और पारस के लोग यानी आज का जो ईरान है वो लोग इसे कहते थे सिकंदर। बाद में हम देख रहे हैं उसी तरह से जो बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत आई या मुगल साम्राज्य आया, तो वो लोग भी इसे सिकंदर के नाम से जान रहे हैं। अब इनके बारे में हम देखें, अगर हम यूनान के बारे में देखें तो यूनान में तीन बड़े महान विचारक आप कह सकते हो। सबसे पहले वहां आए थे सोक्रेट्स, सुकरात। सुकरात के बाद वहां आए थे प्लेटो, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोल, अरस्तु कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखे सोक्रेट्स यानी सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। अरस्तु के शिष्य थे किंग अलेक्जेंडर। किंग अलेक्जेंडर अरस्तु के शिष्य, ये आप देख रहे हैं। इन्हें आपको याद रखना है। जैसे भारत के इतिहास में भी महान विचारक रहे, आपने देखा महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और चाणक्य जैसे महान विचारक। इसी तरह यहाँ से भी आप देख रहे हैं, ग्रीस और भारत में वैसे भी बहुत सारी समानताएं रही थी, यूनान और भारत में। एक समानता है, हमारे यहाँ भी दो महाकाव्य है, रामायण महाभारत, उनके भी दो महाकाव्य है, ओडिसी और इलियाड। ये भी आप देख रहे हैं। इसी तरह से तीन विचारकों के नाम आपको याद रखने हैं। तो किंग अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? एरिस्टोल के, अरस्तु के। ये तीन तो, पहले तीन तो विचारक है, और चौथे राजा का नाम हम देख रहे हैं किंग अलेक्जेंडर। सुक्रेट्स के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोल यानी अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य किंग अलेक्जेंडर। ये आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर का इंट्रो आपने देख लिया। ये आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर का साम्राज्य कितना रहा था। जैसे आज की मीम्स की भाषा में इसे आप कह सकते हो आर्ट, और अलेक्जेंडर को कह सकते हो आर्टिस्ट। इस वजह से भी समझ सकते हो, इसे आप आर्ट कह सकते हैं जो इन्होंने साम्राज्य बनाया, और अलेक्जेंडर को आप आर्टिस्ट कह सकते हो। अलेक्जेंडर की हम बात करें तो विरासत में इन्हें बहुत छोटा सा राज्य मिला था इनके पिता से। मैसिडोनिया, मकदूनिया के राजा थे, ग्रीस से ऊपर छोटा सा देश है ये। तो फिलिप द्वितीय ने मरते हुए अपने पुत्र से कहा कि
carve for yourself another kingdom because this one is the one I am leaving you for is too small। इसका मतलब वो इन्हें कह रहे हैं कि जो राज्य मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ वो बहुत थोड़ा है, तुम अपने लिए खुद बड़ा राज्य बनाओ। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले छोटे राज्यों को, यूरोप के छोटे राज्यों को जीता और बाद में वो लड़ने के लिए गए इस देश में जिसका नाम है पर्शिया। फारस हम इसे कहते हैं, पर्शिया। पर्शिया जो आज का ईरान का बड़ा हिस्सा आप देख सकते हो, ग्रेटर पर्शिया था, उसमें ईरान इराक सब आप देख रहे हैं उस समय तो। पर पर्शिया की जब हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्केमेनिड डायनेस्टी थी। आर्केमेनिड जिसे अपने यहाँ हम उसे हखामनी भी कह रहे थे, आर्केमेनिड। इसमें कई बड़े राजा आए जैसे साइरस, डेरियस, जर्कशीज, और कहीं ना कहीं ये लोग लड़ते रहते थे यूनानी लोगों से और हमले उनके ऊपर कर रहे थे। ये आर्केमेनिड, आर्केमेनिड भी इन्हें कह सकते हो या हखामनी भी इन्हें कह सकते हैं, या इन्हें सीधा सीधा पारसी साम्राज्य आप कह सकते हो। उसके महान ये राज्य हैं जिनके नाम लिखे साइरस, डेरियस, जर्कशीज। इसी सीरीज में आखिरी आप देख रहे हो डेरियस थर्ड, जिनकी लड़ाई होगी सिकंदर के साथ यानी अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर के साथ। तो ये सीरीज भी आपको याद रखनी है। जो लड़ाई ये पारसी लोग जाके यूनानी लोगों से लड़ते थे, इसके ऊपर हॉलीवुड ने कुछ मूवीज भी बनाई है जैसे 300 मूवी, जिसमें राजा जगशीश को दिखाया गया है कि ये जगशीश राजा लड़ने के लिए जा रहे हैं यूनानी लोगों से। 300 मूवी, तो हॉलीवुड की 300 मूवी से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं। और इन्होंने अलेक्जेंडर ने जब डेरियस थ्री को हरा दिया, अलेक्जेंडर ने जब डेरियस थ्री को हरा दिया तभी उन्होंने खुद को कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का, अलेक्जेंडर द ग्रीक से समझ सकते हो, पर पूरी तरह ग्रीक नहीं थे, मैसिडोनियन ये थे। इसके अलावा नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं अलेक्जेंडर का उदय जो हो रहा है। अलेक्जेंडर के बारे में हम देखें तो ये पूरा मैप है किस तरह से वो जीतते आए और भारत के सीमावर्ती इलाकों तक ये पहुंच गए। भारत के सीमावर्ती इलाकों तक ये पहुंच रहे हैं। अब भारत में जब सीमावर्ती इलाके में पहुंचे तो सबसे पहले इनका सामना होगा जो भारत की सबसे पुराने विश्वविद्यालय जहाँ पे है तक्षशिला। तक्षशिला की हम बात करें, तक्षशिला राज्य से इनका सामना होगा। तक्षशिला राज्य गंधार के पास लगता था। महाभारत में भी आपने गंधार के बारे में पढ़ा है, जैसे आज अफगानिस्तान का जिसे कंधार कह रहे हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, आप इसे इस वे से भी देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में जब सिकंदर आ रहा है वो खैबर पास से होता हुआ, हिंदू कुश पहाड़ियां जो अफगानिस्तान में है, खैबर पास, खैबर दर्रा है, पास का मतलब है दो पहाड़ों के बीच में रास्ता, तो खैबर पास से होता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था और वो गंधार को क्रॉस करते हुए भारत में आ रहा है और भारत में उस समय प्राचीन भारत में तक्षशिला में आ रहा है। तक्षशिला के राजा की जब हम बात करें तो उस राजा को आप कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी तो वहाँ सबसे बड़ी थी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, पर वो राजा आप उसे एक तरह से डरपोक राजा या पहला ट्रेटर भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये राजा या पहला जयचंद भी कह सकते हैं, उस समय का जयचंद भी आप इसे कह सकते हैं, जिसका नाम है राजा अम्बी। राजा अम्बी ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। राजा अम्बी की आप बात कर रहे हो, इन्होंने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया था सिकंदर के सामने। और इसके बारे में यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है और इसकी कहानी ये कहती है कि राजा अम्बी क्या कह रहे हैं, किस ढंग से कह रहे हैं, इस चीज को भी समझते हैं। राजा अम्बी ने इन्हें कहा, उस टाइम की जब हम बात करें तो राजा अम्बी ने कह रहे हैं कि हम क्यों आपस में लड़े, तुम हमसे ना तुम्हारा पानी और अन्न लेने नहीं आए हो, तो इसलिए हम आपस में नहीं लड़ सकते हैं, हमें तुम हमारे पानी और अन्न से वंचित नहीं कर रहे हो और मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूँ। ये कह के इन्होंने अलेक्जेंडर से लड़े नहीं और उनके सामने सरेंडर कर दिया। और इसको समझने के लिए मैंने मीम बनाया, अलेक्जेंडर कहने स्वागत नहीं करोगे हमारा, और ये हम भी स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद अगला जो आप देखेंगे, अगले राज्य के लिए आप बात कर रहे हैं, अगला राज्य आप देख रहे हैं जो आम्बी के बारे में आप देख रहे हो। उसके बाद क्या भारत में किसी ने सबसे पहले चैलेंज किया अलेक्जेंडर को? अलेक्जेंडर को भारत में आते ही सबसे पहले चैलेंज क्या हुआ था, इसके ऊपर दो तीन कहानी है। पहली कहानी ये कहती है कि अम्बी के साथ
मिलने से पहले भी अलेक्जेंडर जब घने जंगलों को क्रॉस करके भारत में आ रहा है, तो उस घने जंगलों में भारत के बंदरों ने भी सबसे पहला हमला अलेक्जेंडर पे कर दिया था। अब अलेक्जेंडर परेशान हो गया था, यहाँ के लोग कैसे हैं, पेड़ों पे चल रहे हैं, हमला कर देते हैं, कोई खाने की चीज लेके भाग जाते हैं, और ये किस तरह की दुनिया चल रही है। फिर किसी ने कहा हो सकता है शायद ये कोई जानवर हो, क्यों ना मशाले लेकर आगे बढ़े, जानवर होगा तो पास नहीं आएगा, इंसान होगा तो फिर भी कोई युक्ति लगाएगा। तो ये कह के वो आगे चले गए, और ये बताया जाता है फिर उन्होंने उन घने जंगलों को पार कर लिया। तो सिकंदर का पहला सामना कहानियों के हिसाब से भारत के बंदरों से हुआ। उसके बाद उसका सामना हुआ भारत के पहले राजा यानी आम्बी की बात कर रहे हैं, आम्बी नरेश ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। फिर लेकिन सबसे पहले चैलेंज किया राजा पोरस ने। आपने वो कहावत सुनी है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। नहीं, आप सिंपल देख रहे हैं, किसने कहा जो जीता वो सिकंदर? और क्या ये पूरी तरह से कहना ठीक है? क्योंकि इसके बारे में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले चैलेंज किया पोरस ने। पोरस एक छोटे से राज्य के राजा ने किस ढंग से इसे चैलेंज किया है, उसकी कहानी ये है। तो इसके ऊपर ये मीम आप देख रहे हैं जो मैंने बनाया, जो जीता वही सिकंदर, ओ रियली इज इट सो। ये कह रहे हैं हाउ शुड आई ट्रीट यू लाइक अ किंग। क्या मीनिंग है इसका, इस कहानी को देखते हैं। ये कहानी जुड़ी हुई है बैटल ऑफ हिडेस्पस से। बैटल ऑफ हिडेस्पस, हिडेस्पस ये लोग कह रहे थे झेलम नदी को। तो झेलम नदी की हम बात कर रहे हैं। झेलम और चेनाब नदी के बीच में राजा पोरस का राज था। राजा पुरु भी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम भी इसे कहा गया है कुछ जगहों पे। ये बताया जाता है पोरस नाम भी शायद इन लोगों ने रख दिया, ग्रीस के लोगों ने। ग्रीस के इतिहासकार ने जैसे झेलम नदी का नाम यहाँ पे क्या लिखा है, हिडेस्पस। तो हिडेस्पस नदी के किनारे युद्ध हुआ जिसे झेलम का युद्ध या बैटल ऑफ हिडेस्पस भी कह रहे हैं। 326 ईसा पूर्व, पंजाब में आप ये देख रहे हैं। पंजाब में इनका राज्य था राजा पोरस का। कुछ सोर्सेज इनके राज्य को कई राज्य भी कह रहे हैं, कुछ सोर्सेज इसे पंजाब के राज्य के बारे में बताते हैं कि झेलम और चेनाब के बीच में। अब कैसे ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है और किस ढंग से ये लड़ रहे थे, इस चीज को भी देखते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या देखना है, किस ढंग से, अभी देखते हैं इसे। यस, ये आप देख रहे हैं झेलम की लड़ाई के बारे में। अब झेलम की लड़ाई में सबसे पहले आप देख रहे हैं तक्षशिला में झेलम ने अपनी प्रथा के अनुसार बलि चढ़ाई। आप और उसके बाद अगर आप देखो तो उसने मखाता के पुत्र फिलिप को तक्षशिला का क्षत्रप घोषित कर दिया, और व्यायाम, घुड़सवारी, ये सब प्रतियोगिताएं उसने करवाई। इसके बाद आप देख रहे हैं अलकशेंद्र झेलम नदी के किनारे पहुंच रहे हैं, वहां इसने पड़ाव डाला, और दूसरे तट पर पोरस अपने साथियों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। अलेक्जेंडर अपने स्थान पर टिकने की सार्वजनिक घोषणा करता है कि वो यहाँ से आगे बढ़ेगा, नदी पार करके लड़ने जाएगा। नदी के दूसरे छोर पर थे राजा पोरस, और एक छोर पर थे सिकंदर यानी अलेक्जेंडर। अब पोरस की सेना के विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण करना उसे असंभव लगा, और उसने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। उन्होंने इस चीज के ऊपर विचार किया, और उन्हें एक टापू दिखा नदी के बीच में। उस टापू के ऊपर वो रणनीति बनाते हैं। वो टापू निर्जन था, शांत था, और वहां से ये योजना बनाते हैं कि इसके कुछ सैनिक धीरे धीरे करके इस टापू पे जाएंगे रात्रि के समय, और इस टापू को पार करके नदी के उस छोर पे पहुंच जाएंगे, और कुछ सैनिकों को ये वहीं रखेगा, यानी सेना की एक टुकड़ी को ये सामने रखेगा पोरस के। तो पोरस को लगेगा इन लोगों ने अभी तक सेना को इस सेना ने अभी तक नदी को पार नहीं किया है, तो इस तरह से, लेकिन ये रणनीति के थ्रू कुछ कुछ सैनिकों को भेज के पार करते जाएंगे, और उनका ये करना सफल भी रहा। ये बताया जाता है बहुत तेज बारिश हुई, बारिश की वजह से जब ये सैनिक नदी पार करने लगे उस टापू के द्वारा, तो उनकी आवाजें भी नहीं सुनी जा सकी, और नदी को पार करते हुए वो सैनिक आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जब वो बढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, वहां आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम बात करें राजा पोरस की, राजा पोरस की जब हम बात कर रहे हैं, तो राजा पोरस के स्ट्रेंथ के रूप में आप देख सकते हैं हाथी, हाथी थे उनके पास, और इसके अलावा रथ थे। लेकिन बारिश की वजह से हाथियों के पांव दलदल में फंसने लगे, और रथ भी पूरी तरह से ढंग से नहीं चल पा रहे थे दलदली इलाके की वजह से। तो यहाँ से सिकंदर को एक एडवांटेज हुई, अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर को एडवांटेज हुई।
और उस एडवांटेज का उसने फायदा भी उठाया। अब हाथियों को भी लगा, इसे समझने के लिए सिंपल समझ लेते हैं। हाथी जो लड़ने के लिए आए थे बारिश के बीच में, वो लोग झूमने लगे और मस्त हो गए। हाथियों को लगा ये क्या मजाक है, युद्ध के लिए कहा था, कहाँ वाटर पार्क में ले आए हो। तो वो आराम से खेलने लगे हो। नहीं, ये सब आप समझने के लिए देख सकते हैं। सिंपली तो लड़ाई हुई, बहुत बहादुरी से पोरस लड़े, इसके बावजूद स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, फिर भी बहुत बहादुरी से पोरस लड़े। लेकिन अंत में ये बताया जाता है कि पोरस इस लड़ाई के बाद उन्हें किसी तरह से लड़ते हुए उनके दाहिने हाथ पे चोट लगती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर के सामने पेश किया जाता है। तो ये आप पोरस देख रहे हैं कि दाहिने हाथ पे चोट लगती है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद का आप समझेंगे। इसके बाद ये पूछेंगे इनसे, अलेक्जेंडर पूछेंगे कि हम आपके साथ कैसा बर्ताव करें। यहाँ आप देख रहे हैं पोरस मिल रहे हैं अलेक्जेंडर से। तो अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं, इसको अब इंग्लिश इतिहासकारों ने भी लिखा और बाद में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं, हाउ शुड आई ट्रीट यू। और उसके जवाब में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यू शुड ट्रीट मी दी वे वन किंग शुड ट्रीट अनदर। यानी अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं पोरस से, मुझे तुमसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। पोरस कह रहे हैं ठीक वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा राजा के साथ करता है। यानी इन्होंने अपनी बात बिना डरे रख दी। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं और ये हैं पोरस जो आंसर कर रहे हैं। अब ये कहा जाता है, ग्रीस के इतिहासकार कभी भी ये नहीं कहते हैं कि उनके राजा हार गए थे। आप देखेंगे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के युद्ध में भी यही कहा। ये कह रहे हैं दोनों छोर से बहुत क्षति हुई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं रहा था। तो आपस में ये बातचीत हो रही है और इनके आंसर से खुश हो जाते हैं अलेक्जेंडर कि पोरस ने बिना डरे अपनी बात निर्भीकता से रख दी। इसलिए वो पोरस को उसका राज्य लौटाकर और उसे क्षत्रप उसके पास एक क्षत्रप अपॉइंट करके तक्षशिला का क्षत्रप बना के वो आगे चले जाते हैं। तो ये सब बात रखते हैं। अब कुछ इतिहासकार इससे एग्री नहीं भी करते हो, कह रहे शायद पोरस ने हरा दिया होगा अलेक्जेंडर को, इसीलिए बाद में आप देखोगे बाद का घटनाक्रम ये बताता है कि अलेक्जेंडर के सैनिकों में विद्रोह हो जाएगा, वो आगे बढ़ने से मना कर देंगे, आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब सिंपली समझने के लिए इसमें थोड़ा सा हम आज के टाइम से रिलेट करके ऐसे समझ ले, आज के टाइम में ये सब होता तो कैसे। अलेक्जेंडर सुबह उठेंगे, अपना मोबाइल चेक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे अलेक्जेंडर इन इंडिया, तो कुछ मेंबर्स ने लीव कर दिया, कुछ ने क्विट किया हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि इन मेंबर्स ने क्यों छोड़ दिया, ब्रश करके फिर जाएंगे, फिर देखें फिर से कुछ मेंबर ने छोड़ दिया। तो सिंपली उन्हें लगेगा इनसे बातचीत करनी चाहिए, मीटिंग बुलाते हैं, जूम के ऊपर मीटिंग बुलाते हैं, लॉकडाउन चल रहे नहीं। तो सिंपली आप देख रहे हैं इनको बुलाया गया और इनसे पूछा कि इनके छोड़ने का कारण। तो ये कहते हैं जब इतने छोटे से राजा ने हमारे साथ इस तरह से हमारी सेना को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई, तो भारत में तो और कितने बड़े बड़े राज्य अभी हैं, तो किस तरह से हम लड़ेंगे। मनोबल सैनिकों का टूट रहा था और सैनिकों ने किसका बहाना किया, वो इतने लंबे समय से घर से बाहर हैं, तो इस वजह से वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये उनका कहना था। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि अलेक्जेंडर ने सोचा चलो ठीक है, अभी के लिए नहीं मान रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे लेकिन कुछ समय के बाद। लेकिन इस लड़ाई में अलेक्जेंडर का घोड़ा भी मारा जा रहा है। उसके नाम के ऊपर इन्होंने शहर बसा दिया ब्यूसीफेला। और दूसरा शहर एक बताया था निकिया, जिसका मीनिंग होता है विक्ट्री। इस शहर के बारे में बताया जाता है पाकिस्तान के किसी इलाके में ये शहर रहा होगा। और ये आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर ने अपने नाम से भी कई शहर बनाए थे, अलेक्जेंड्रिया अफगानिस्तान में भी था, इजिप्ट मिस्र में भी है, ये भी आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आप सिंपली समझ सकते हैं कि इसके बाद अब अलेक्जेंडर क्या करें, सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो उनके लिए कोई ना कोई मोटिवेटिंग सेशन रखना पड़ेगा। क्या संदीप महेश्वरी को बुलाया जाए? नहीं। तो उस समय की हम बात करें अलेक्जेंडर के बारे में क्या लिख रहे हैं ग्रीस इतिहासकार, तो वो ये लिख रहे हैं कि उन्होंने पहले एक डांडेमस ऋषि ऋषि डांडियन से बात की और उन्हें कहा कि वो उनका मार्ग बताएं, आगे के लिए क्या रहेगा, किस तरह से बढ़े। पर ऋषि डांडियन खुद नहीं आए और उन्होंने उनके एक और ऋषि कल्याण ऋषि, जिसे ग्रीस के हिस्टोरियन कैलेनस कह रहे हैं कल्याण ऋषि, उनको भेज दिया। तो कल्याण ऋषि यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि व्यर्थ ही इस धरती पर तू घूम रहा है। अलेक्जेंडर कहेंगे मैं तो एक वॉरियर हूँ, क्षत्रिय हूँ और मेरा काम है कि
राज्यों को जीतते चलना। वो कह रहे हैं कि किस तरह से अपनी बात रखें। तो कल्याण ऋषि इस पट्टे को उठाते हैं और फेंक देते हैं। एक चोर पे खड़े हो जाते हैं, दूसरा चोर उठ जाता है, दूसरे पे खड़े होते हैं तो पहला चोर उठ जाएगा। तो वो कहते हैं ये होगी तेरे राज्य की स्थिति। अगर तुम एक तरफ ध्यान दोगे तो दूसरी तरफ से ये विद्रोह हो जाएगा, अगर दूसरी तरफ दबाव दोगे तो इस तरफ से विद्रोह हो जाएगा। वो कहते हैं निर्जीव चीज तुम्हारा अधिकार जब नहीं मान दिया, तुम्हें लगता है कि सजीव लोग तुम्हारा अधिकार मानेंगे, तो फिर वो ये कह के चले जाते हैं। तो उसके बाद सैनिकों को लगता है, उनको और मूड ऑफ हो जाता है, वो कहते हैं देखा हमने तो पहले कहा था घर चलो। तो यानी डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद की एक कहानी और देखते हैं। फिर आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर की जब हम बात करें, ये तो है अलेक्जेंडर का भारतीय ऋषियों के साथ इस कहानी। अलेक्जेंडर जब भारत से जा रहे हैं तो उनके उनके दिमाग में एक और आप देख रहे हैं कि क्या और किस ढंग से आया। ये कहानी भी ग्रीस के इतिहासकारों ने लिखी, ग्रीस के इतिहासकार एरियन ने लिखी। उन्होंने ये लिखा, अलेक्जेंडर पटाला नदी के पास पहुंचते हैं। आखिरी राज्य भी उन्होंने यही जीता था, पटाला की जब हम बात कर रहे हैं। जब वो इसके पास पहुंचे थे तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि इनको कुछ साधु मिले और वो साधु इनके घोड़ों के सामने इस तरह से कूद रहे थे। तो ये उन्हें आदेश देते हैं अपने कैप्टन को, होल्ड देम कैप्टन एंड आस्क देम द रीजन फॉर जंपिंग ऑन ग्राउंड, कि इन साधुओं को पकड़ो और इनसे कूदने का कारण पूछो। उसके जवाब में वो क्या कह रहे हैं, उसके जवाब में उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं, हे महान अलेक्जेंडर, हर व्यक्ति के अधिकार में उतनी जमीन है जितनी पर वो खड़ा है। यानी वो इसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जितनी भूमि पर खड़े हैं उतनी भूमि उसके अधिकार में है, किंतु तुम हमारे जैसे मानव होते हुए भी दुष्टता से इस यहाँ की शांति भंग करने आ गए हो। वो इस बात को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हें भी उतनी जमीन मिलेगी जितना कि तुम्हारा शरीर है। तो फिर क्यों तुम व्यर्थ दूसरे प्राणियों को तंग करने के लिए अपने घर से इतनी दूर घूम रहे हो। तो वो ये बात रखते हैं। तो उसके बाद इतिहासकार ये बताते हैं कि अलेक्जेंडर भारत से चले जाते हैं और नदी के रास्ते से जाएंगे, सिंधु नदी से होते हुए जाएंगे। 3 भागों में सेना को बांटा था, पर वो जिस भाग से जा रहे हो सिंधु नदी। अब उसके बारे में एक कहानी और है, आखिरी कहानी ये कहती है, वो कहानी भारत से भी और वो कहानी आप हरियाणा से भी जुड़ी हुई है। उसके बारे में ये बताया जाता है कि 3 वंश थे, जिसमें हम देख रहे हैं मालव वंश, शूद्रक वंश और तीसरे वंश आप देख रहे हैं योद्धे गण। तो इन 3 वंशों ने आपस में एक तरह से संधि करी और ये सोचा कि अब अगर ये चले जाते हैं अलेक्जेंडर, तो बाद में ये हमें नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से उन्होंने इस चीज के ऊपर सोचा क्यों ना इनसे लड़ा जाए। तो ये बताया जाता है आखिरी हमला उन्होंने, ये मालव वंश से भी उनकी एक लड़ाई हुई थी, पाटल के साथ भी आपने देखा था और मालव वंश के साथ भी आप देख रहे हैं। इस लड़ाई में ये बताया जाता है कि घायल हो गए थे अलेक्जेंडर, और जब घायल अलेक्जेंडर वापस जाते हैं तो उनकी मौत की भी 3 कहानी बनती है। पहली कहानी सिर्फ ये कहती है कि वो घायल हुए और उस घायल होने की वजह से वो बाद में रिकवर नहीं कर सके और उनकी मृत्यु होगी बेबीलोन के पास। और दूसरी कहानी कहती है ऐसा कुछ नहीं था, उनके जो गुरु थे अरस्तु, उन्होंने ही जहर दे दिया था अलेक्जेंडर को कि वो जीत नहीं इसका और वापस जा रहा है इससे तंग होके। तीसरा ये बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें उस समय बुखार और इस तरह की परिस्थितियां बनी कि वो बीमार हो गए और वो ठीक नहीं हो सके, उससे उनकी मृत्यु होगी। तो जो भी कारण रहा होगा, 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु। अब लर्निंग आउटकम इसके क्या रहे, सबसे पहले आपने देखा तक्षशिला राजा अंबी के साथ इन्होंने सरेंडर कर दिया था बिना लड़े, ये आप देख रहे हैं। दूसरे पे आप देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट केकई, पंजाब का रीजन, यहाँ से आप देख रहे हैं राजा पोरस पुरुषोत्तम, पौरवराज पर्वतराज जिनके नाम थे पोरस, इन्होंने कहा ग्रीक इतिहासकारों ने। और तीसरे मालव, मालव वंश के साथ भी, मालवों के साथ शूद्रकों के साथ भी इनकी लड़ाई, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये रहा, आप किस तरह से इतिहास को समझ सकते हैं। तो कहानियों को आप सिंपली याद रखेंगे। सबसे पहले आपने देखा भारत में उनका आगमन हो रहा है, किस ढंग से वो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं खैबर दर्रे से होते हुए, हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते तक्षशिला से आ रहे हैं। फिर तक्षशिला से आपने किंग अंबी को भी याद रखना है। फिर भारत में पहला चैलेंज उन्हें किसने दिया, पोरस ने। एक छोटे से राजा उनसे इतने बेहतर ढंग से लड़े कि उसके सैनिकों ने आगे लड़ने से मना कर दिया, ये भी आप देख रहे हैं कि अलेक्जेंडर सैनिक आगे नहीं लड़ना चाहते थे।
फिर किसी तरह से मालव वंश से लड़ती और वो वापसी में जब जा रहे हैं फिर घायल अलेक्जेंडर हुए और किस तरह उनके आगे जाके मृत्यु हो रही है। तो ये एक नजरिया, आप किस तरह से इतिहास को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहानियों की फॉर्म में करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आज से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप का बताया और वाटर पार्क जिस तरह से हाथियों के बारे में, तो वो सब भी इजी है। सबसे इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ हिडेस्पस, जो आप यहाँ देख रहे थे, बैटल ऑफ हिडेस्पस, झेलम का युद्ध, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा इसमें। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।